आज की ये कहानी किसी चमकते हुए सिंहासन से नहीं, बल्कि एक अनजाने बालक के जन्म से शुरू होती है। ये जन्म लगभग ईस्वी सन 700 के आसपास माना जाता है। एक ऐसा बालक जिसके जन्म के समय न तो नगाड़े बजे, न ही कोई घोषणा हुई, पर समय जानता था कि ये शिशु आगे चलकर भारत की सीमाओं के लिए दीवार बनेगा। नमस्कार मित्रों, राउजिंग स्टोरी क्लब में आपका स्वागत है। ये मंच उन कहानियों का है जो इतिहास में दब गई, पर जिनकी गूंज आज भी हमारी मिट्टी में है। आज हम जिस जीवन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो यात्रा है नागभट्ट प्रथम की, एक ऐसे शासक की जिसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में उस समय खड़े होकर प्रतिरोध किया जब झुक जाना सबसे आसान रास्ता था। अध्याय 1। ईस्वी सन 700 के आसपास का भारत एक अजीब विरोधाभास से भरा हुआ था। भूमि विशाल थी, सभ्यता प्राचीन थी, पर आत्मविश्वास डगमगा रहा था। छोटे छोटे राज्यों में बटा ये देश भीतर से थका हुआ था। राजाओं के पास सेनाएं थी, पर साझा दिशा नहीं थी। हर शासक अपने क्षेत्र की रक्षा में लगा था, पर कोई ये नहीं सोच रहा था कि यदि द्वार टूट गया तो भीतर क्या बचेगा। ईस्वी सन 712 में जब सिंध पर अरबों का अधिकार हुआ, तब ये केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी। ये भारत की पश्चिमी चेतना पर पहला गहरा आघात था। सिंध से आने वाली हवाओं में अब व्यापार की सुगंध कम और अनिश्चितता की गंध अधिक थी। व्यापारी जब पश्चिम से लौटते तो उनके शब्दों में पहले जैसी निश्चिंतता नहीं होती थी। वे बताते थे कि सेनाएं बस रही हैं, केवल गुजर नहीं रही है। इसी बेचैन समय में पश्चिमी भारत के एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में प्रतिहार वंश के एक कुल में एक बालक ने जन्म लिया। इतिहास उसे नागभट्ट प्रथम के नाम से जानता है। उसके जन्म की सटीक तिथि ग्रंथों में नहीं मिलती, पर विद्वान उसका जन्म काल ईस्वी सन 690 से 705 के बीच मानते हैं। ये वो समय था जब भारत को खतरे का केवल आभास नहीं, संकेत मिलने लगे थे। नागभट्ट का जन्म किसी राजकीय उत्सव के साथ नहीं जुड़ा था। न दरबार सजा, न शंख बजे। ये एक साधारण जन्म था, पर असाधारण समय में। प्रतिहार वंश वैभव से अधिक कर्तव्य पर विश्वास करता था। यहां बालक को पहले ये सिखाया जाता था कि वो कौन है, बाद में ये कि वो क्या बन सकता है। ईस्वी सन 700 से 710 के बीच नागभट्ट का बाल्यकाल बीता। ये बाल्यकाल खेल और हंसी से रहित नहीं था, पर वो अनुशासन में ढला हुआ था। यहां खेल भी तैयारी थे। लकड़ी की तलवारें केवल मनोरंजन नहीं थी, वे जिम्मेदारी की पहली झलक थी। बालक नागभट्ट जल्दी समझने लगा था कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, स्वयं को नियंत्रित करना होता है। उसके गुरु युद्ध की कहानियां सुनाते थे, पर वीरता का गुणगान कम और भूलों की चर्चा अधिक करते थे। वे बताते थे कि कौन सा राजा इसलिए हारा क्योंकि उसने घमंड किया, कौन सा इसलिए जीता क्योंकि उसने प्रतीक्षा की। नागभट्ट इन कहानियों को सुनते समय प्रश्न करता था। वो पूछता था कि यदि ये निर्णय न लिया गया होता तो क्या होता। गुरु समझ जाते थे कि ये बालक केवल सुन नहीं रहा, सोच रहा है। ईस्वी सन 710 से 715 के बीच जब नागभट्ट किशोर अवस्था में पहुंचा, तब उसकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ उसकी मानसिक दृढ़ता भी स्पष्ट होने लगी। वो घुड़सवारी में निपुण था, धनुर्विद्या में तेज था, पर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य उसकी मौन उपस्थिति थी। वो बोलता कम था, पर जब बोलता तो उसके शब्द हल्के नहीं होते थे। इसी काल में पश्चिमी भारत में राजनीतिक चर्चाएं तेज होने लगी। सिंध से आने वाली खबरें अब केवल अफवाह नहीं थी। ईस्वी सन 715 के आसपास यह स्पष्ट होने लगा था कि अरब सेनाएं केवल सीमाओं पर नहीं रुकेंगी। कुछ स्थानीय शासकों ने संधि के विचार शुरू कर दिए, कुछ ने आंखें मूंद ली और कुछ भय के कारण मौन हो गए। प्रतिहार दरबार में भी ये चिंता पहुंची। ये चिंता तलवारों की नहीं थी, ये निर्णयों की थी। किशोर नागभट्ट इन चर्चाओं को दूर से देखता था। वो समझने लगा था
कि युद्ध मैदान में नहीं, पहले मन में लड़ा जाता है। ईस्वी सन 720 के आसपास जब नागभट्ट युवावस्था में प्रवेश करता है, तब वो पहली बार ये अनुभव करता है कि केवल तैयार रहना पर्याप्त नहीं है, सही समय पर खड़े होना भी आवश्यक है। उसी समय उसने एक वाक्य कहा जो बाद में प्रतिहार परंपरा का मूल बन गया। यदि आज हम चुप रहे तो कल बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ये वाक्य किसी सभा में नहीं कहा गया था, ये एक निजी संवाद था, पर समय ने उसे सुन लिया। ईस्वी सन 725 के बाद परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। प्रतिहार सत्ता में बदलाव हुआ और ईस्वी सन 730 के आसपास नागभट्ट प्रथम के कंधों पर शासन का भार आ गया। ये भार अपेक्षा का नहीं था, ये उत्तरदायित्व का था। नागभट्ट जब सिंहासन पर बैठा तो उसके चेहरे पर विजय नहीं, चिंता थी। यहीं पर एक बालक की कहानी समाप्त होती है और एक ऐसे शासक की कहानी शुरू होती है जो जानता था कि आने वाला समय तलवार से अधिक विवेक मांगेगा। अध्याय 2। ईस्वी सन 730 के आसपास जब नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार सत्ता संभाली, तब सिंहासन पर बैठना उनके लिए सम्मान नहीं था, वो एक चेतावनी थी। सिंहासन पर बैठते ही उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यह राज्य भीतर से जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। सीमाएं चुप थी, पर खतरा चुप नहीं था। ये वो समय था जब शत्रु तलवार लेकर सामने नहीं खड़ा था, बल्कि धैर्य के साथ अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। नागभट्ट प्रथम ने राजा बनते ही पहला निर्णय ये लिया कि वे दरबार को दिखावे का स्थान नहीं बनने देंगे। ईस्वी सन 730 से 731 के बीच उन्होंने दरबार की बैठकों को छोटा किया, पर अधिक गंभीर बनाया। यहां प्रशंसा कम और प्रश्न अधिक होते थे। वे मंत्रियों से केवल ये नहीं पूछते थे कि स्थिति क्या है, वे ये भी पूछते थे कि यदि स्थिति बदल गई तो क्या होगा। इसी समय सिंध से आने वाली सूचनाएं लगातार बढ़ने लगी। व्यापारी बताते थे कि अरब सेनाएं अब केवल सैन्य शिविर नहीं बना रही, वे परिवारों के साथ बसने लगी है। ये संकेत था कि उनका उद्देश्य अस्थायी आक्रमण नहीं, स्थायी विस्तार है। ईस्वी सन 731 तक ये बात नागभट्ट के लिए पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी कि अगला प्रहार टाला नहीं जा सकता, केवल दिशा बदली जा सकती है। नागभट्ट प्रथम ने इस सच्चाई को स्वीकार किया, पर उन्होंने भय को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। वे जानते थे कि भय से लिया गया निर्णय राज्य को कमजोर करता है। उन्होंने स्वयं से ये प्रश्न किया कि क्या प्रतिहार राज्य तैयार है, और यदि नहीं तो उसे कैसे तैयार किया जाए। यही प्रश्न अगले कई वर्षों तक उनके हर कदम का आधार बना। ईस्वी सन 731 में नागभट्ट प्रथम ने एक असामान्य निर्णय लिया। उन्होंने सीमाओं का निरीक्षण करने का निश्चय किया, पर बिना शाही वैभव के। वे केवल कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ निकले। उनका उद्देश्य निरीक्षण नहीं, अनुभव था। वे मरुस्थलीय मार्गों से गुजरे, पहाड़ी रास्तों पर रुके और जल स्रोतों के पास घंटों खड़े रहे। वे उस भूमि को समझना चाहते थे जहां युद्ध लड़ा जाना था। इन यात्राओं में उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से देखी। भूमि कठोर थी, पर वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति भी थी। अरबी सेनाएं संख्या और गति पर निर्भर थी, पर इस भूभाग में गति स्वयं एक शत्रु बन सकती थी। ईस्वी सन 731 के अंत तक नागभट्ट ये समझ चुके थे कि ये युद्ध मैदान में नहीं, मार्गों पर जीता जाएगा। इसी दौरान उन्होंने जनता को भी देखा। गांवों में लोग भय के साथ जी रहे थे। वे युद्ध से अधिक अनिश्चितता से डर रहे थे। नागभट्ट ने पहली बार ये अनुभव किया कि राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल रक्षा नहीं, भरोसा देना भी है। उन्होंने लोगों से सीधे बात की। उन्होंने वचन नहीं दिए, पर उपस्थिति दी, और यही उपस्थिति लोगों के मन में स्थिरता लेकर आई। ईस्वी सन 732 के प्रारंभ में नागभट्ट प्रथम ने सेना के पुनर्गठन का आदेश दिया। ये पुनर्गठन संख्या बढ़ाने के लिए नहीं था, ये सोच बदलने के लिए था। सैनिकों को सिखाया गया कि हर युद्ध में
सामने से भिड़ना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी शत्रु को आगे बढ़ने देना ही उसे कमजोर कर देता है। ये नीति कई सेनानायकों को असहज लगी, पर नागभट्ट अडिग रहे। इसी काल में उन्होंने अनुशासन को कठोर किया। विलास और ढील दोनों पर रोक लगी। नागभट्ट स्वयं सादा जीवन जीते थे और वही अपेक्षा दूसरों से भी रखते थे। उनके लिए राजा और सैनिक के बीच दूरी कम होती जा रही थी। वे वही खाते थे, वही पहनते थे और वही सहते थे जो उनकी सेना सहती थी। इससे उनके आदेश केवल नियम नहीं, उदाहरण बन गए। ईस्वी सन 732 से 733 के बीच नागभट्ट प्रथम ने सबसे कठिन कार्य किया। उन्होंने प्रतीक्षा की। ये प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं थी, ये सजग प्रतीक्षा थी। सीमाएं शांत थी, पर चौकियां सजग थी। संदेश व्यवस्था 24 घंटे सक्रिय थी। कोई भी सूचना छोटी नहीं मानी जाती थी। इसी दौरान कुछ दरबारी अधीर होने लगे। उन्हें लगा कि राजा बहुत देर कर रहा है। कुछ ने सुझाव दिया कि पहले आक्रमण कर दिया जाए। नागभट्ट ने इन सुझावों को सुना, पर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो युद्ध क्रोध से शुरू होता है, वो अक्सर विवेक से समाप्त नहीं होता। ईस्वी सन 733 के मध्य में उन्हें स्पष्ट सूचना मिली कि सिंध का अरब गवर्नर जुनैद बिन अब्दुर्रहमान भारत की ओर अभियानों की योजना बना चुका है। ये अब अनुमान नहीं था, ये निश्चित खतरा था। नागभट्ट ने उस दिन सभा में कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि अब समय आ रहा है। इसके बाद उन्होंने सीमाओं पर जल स्रोतों और मार्गों की निगरानी बढ़ा दी। गांवों को पहले ही संकेत दे दिए गए कि आवश्यकता पड़ने पर वे सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। ये सब बिना शोर के हुआ। शत्रु को भनक न लगे, यही लक्ष्य था। ईस्वी सन 734 तक प्रतिहार राज्य भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। सेना अनुशासित थी, जनता जागरूक थी, सीमाएं सजग थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, पर भीतर एक जाल बुना जा चुका था। नागभट्ट प्रथम इस समय बहुत कम बोलते थे, पर उनकी आंखों में एक स्पष्ट निर्णय दिखाई देता था। वे जानते थे कि अब युद्ध टल नहीं सकता, पर ये भी जानते थे कि युद्ध किस शर्तों पर होगा, ये उनके हाथ में है। ये अध्याय यही समाप्त होता है, क्योंकि अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां प्रतीक्षा समाप्त होती है और टकराव शुरू होता है। अगला अध्याय वो होगा जहां रणनीति परीक्षा में उतरती है और इतिहास अपना सबसे निर्णायक मोड़ लेता है। अध्याय 3। ईस्वी सन 735 का आरंभ होते ही वातावरण बदलने लगा था। ये बदलाव अचानक नहीं था, ये महीनों से इकट्ठा हो रही बेचैनी का परिणाम था। पश्चिम से आने वाली हवाओं में अब केवल धूल नहीं थी, उसमें युद्ध की आहट थी। सिंध में बैठी अरब सत्ता अब प्रतीक्षा की स्थिति में नहीं थी। उनके लिए भारत अब केवल एक संभावना नहीं, अगला चरण बन चुका था। ईस्वी सन 735 के पहले महीनों में सिंध के अरब गवर्नर जुनैद बिन अब्दुर्रहमान ने अपने अभियान को अंतिम रूप दिया। उसकी दृष्टि में यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये उस श्रृंखला की कड़ी थी जिसने पहले सिंध को बदला था और अब आगे बढ़ना चाहती थी। अरब सेनाओं के भीतर आत्मविश्वास था। उन्होंने अब तक जिन क्षेत्रों में कदम रखा था, वहां बिखरा हुआ प्रतिरोध ही देखा था। उधर प्रतिहार राज्य में बाहरी शांति के भीतर गहन सतर्कता थी। नागभट्ट प्रथम जानते थे कि युद्ध की शुरुआत हमेशा तलवार से नहीं होती, वो निर्णय से शुरू होता है। ईस्वी सन 735 के आरंभ में उन्होंने अंतिम निर्देश दिए। सीमाओं पर तैनात सैनिकों को कहा गया कि शत्रु को रोका नहीं जाएगा, उसे भीतर आने दिया जाएगा। ये आदेश सुनने में खतरनाक था, पर इसके पीछे एक स्पष्ट सोच थी। नागभट्ट ये भली भांति समझते थे कि यदि शत्रु अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो वो अपनी ही गति का बोझ बन जाएगा। प्रतिहार सेना को खुला युद्ध लड़ने का आदेश नहीं था, उन्हें मार्गों पर टिकना था, जल स्रोतों को नियंत्रित करना था और धैर्य बनाए रखना था।
ये युद्ध की सबसे कठिन अवस्था होती है, जब सैनिकों को लड़ने से रोका जाता है। ईस्वी सन 735 के मध्य तक अरब सेनाएं प्रतिहार क्षेत्र की ओर बढ़ चुकी थी। उन्हें कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं मिला। गांव खाली दिखे, किले शांत थे। ये शांति उन्हें आश्वस्त कर रही थी। वे मान बैठे कि यहां भी वही होगा जो पहले अन्य क्षेत्रों में हुआ था। उनके शिविर आगे बढ़ते गए और आपूर्ति मार्ग लंबा होता गया। यहीं से नागभट्ट की रणनीति ने आकार लेना शुरू किया। प्रतिहार सेना ने सीधे टकराव से बचते हुए छोटे छोटे आघात देने आरंभ किए। ईस्वी सन 735 के उत्तरार्ध में पहली बार अरब आपूर्ति दलों पर अचानक प्रहार हुए। ये प्रहार इतने तेज थे कि प्रतिक्रिया का अवसर ही नहीं मिला। फिर वही दल अचानक अदृश्य हो गए। रात का अंधेरा अब अरब सेनाओं के लिए भय का समय बन गया था। दिन में शांति रहती, पर रात में शिविरों के आसपास हलचल होती। घोड़े छूट जाते, जल के पात्र उलट दिए जाते, संदेशवाहक लौटकर नहीं आते। ये युद्ध तलवार से अधिक मन में लड़ा जा रहा था। ईस्वी सन 736 की शुरुआत तक स्थिति स्पष्ट होने लगी थी। अरब सेनाओं की गति धीमी पड़ गई थी। गर्मी, थकान और अनजान भूभाग उनके विरुद्ध काम करने लगे थे। वे अब आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे देखने लगे थे। यही वो क्षण था जिसका नागभट्ट को इंतजार था। नागभट्ट प्रथम ने इस समय तक स्वयं को युद्ध भूमि से दूर रखा था, पर अब वे आगे आए। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध का आदेश दिया, पर पूरी सेना को नहीं, चुनिंदा दलों को। ये युद्ध एक साथ नहीं फूटा। ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर भड़का। शत्रु के लिए ये सबसे भ्रमित करने वाली स्थिति थी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये संघर्ष कई सप्ताह तक चला। कोई एक निर्णायक दिन नहीं था। हर दिन एक परीक्षा थी। प्रतिहार सैनिक अपने भूभाग को जानते थे। वे जानते थे कि कहाँ रुकना है, कहाँ हटना है और कहाँ आघात करना है। नागभट्ट स्वयं युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे। वे आदेश दूर से नहीं दे रहे थे। वे वही देख रहे थे जो उनका सैनिक देख रहा था। अरब सेनाएं अब खुले युद्ध के लिए विवश हो चुकी थी, पर उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। उनके लिए ये भूमि शत्रु बन चुकी थी। मार्ग बंद थे, जल नियंत्रित था और प्रतिहार सेना हर दिशा से दबाव बनाए हुए थी। ईस्वी सन 736 के मध्य तक यह स्पष्ट हो गया कि अरब अभियान अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ने का अर्थ था और अधिक हानि। पीछे हटने का अर्थ था स्वीकार करना कि यह भूमि सरल नहीं है। अंततः उन्हें पीछे हटने का निर्णय लेना पड़ा। ईस्वी सन 736 के अंतिम महीनों में अरब सेनाएं प्रतिहार क्षेत्र से बाहर निकलने लगी। ये कोई औपचारिक पराजय घोषणा नहीं थी। ये विवशता थी। ये उनके विस्तार अभियान की पहली बड़ी असफलता थी। अरब इतिहास स्रोतों में भी इस काल का उल्लेख मिलता है कि भारत के पश्चिम में उन्हें एक ऐसे शासक का सामना करना पड़ा जिसने उनकी गति को रोक दिया। उसका नाम वहां स्पष्ट नहीं लिखा गया, पर भारतीय इतिहास उसे नागभट्ट प्रथम के रूप में पहचानता है। जब युद्ध थमा, तब कोई उत्सव नहीं हुआ। नागभट्ट ने विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सभा में केवल इतना कहा कि ये युद्ध जीता नहीं गया है, इसे रोका गया है। ये वाक्य उनके पूरे जीवन दर्शन को दर्शाता था। ये अध्याय यही समाप्त होता है, क्योंकि यही इतिहास की धारा बदलती है। अब तलवारें शांत होंगी, पर चुनौतियां समाप्त नहीं होंगी। अगला अध्याय उस समय को सामने लाएगा जब युद्ध के बाद शासन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है, जब शांति को टिकाए रखना युद्ध से भी बड़ा संघर्ष बन जाता है। अध्याय 4। ईस्वी सन 737 का आरंभ। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसका प्रभाव हर दिशा में फैला हुआ था। मैदान शांत थे, पर मन शांत नहीं थे। तलवारें म्यान में लौट आई थी, पर स्मृतियां अभी भी खुली हुई थी। नागभट्ट प्रथम जानते थे कि इतिहास में युद्ध के बाद का समय सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि उस समय लोग ढील चाहते हैं।
जबकि राज्य को सबसे अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। युद्ध के तुरंत बाद नागभट्ट प्रथम ने कोई विजय सभा नहीं बुलाई। उन्होंने कोई उत्सव नहीं होने दिया। उनके लिए ये विजय का क्षण नहीं था, ये चेतावनी का समय था। उन्होंने अपने मंत्रियों से स्पष्ट कहा कि यदि हम अभी थक गए तो जो हमने बचाया है वो फिर खतरे में पड़ जाएगा। ये शब्द कठोर नहीं थे, पर उनमें भविष्य का भय छिपा हुआ था। ईस्वी सन 737 से 738 के बीच नागभट्ट प्रथम ने सबसे पहले सेना की स्थिति पर ध्यान दिया। सैनिक थके हुए थे, कई घायल थे और अनेक अपने साथियों को खो चुके थे। उन्होंने विश्राम दिया, पर अनुशासन नहीं छोड़ा। सीमाओं पर तैनाती बनी रही। पहरे बदले गए, पर हटाए नहीं गए। उनका मानना था कि शत्रु पीछे हटा है, समाप्त नहीं हुआ। इसी समय राज्य की आर्थिक स्थिति भी सामने आने लगी। लंबे समय तक व्यापार मार्ग बाधित रहने के कारण बाजार सूने हो गए थे। किसानों ने फसल बोई थी, पर मन में भय था कि कहीं फिर युद्ध न छिड़ जाए। नागभट्ट प्रथम समझ गए कि यदि जनता के जीवन में स्थिरता नहीं आई तो शांति केवल कागज पर रहेगी। ईस्वी सन 738 के मध्य में उन्होंने व्यापार मार्गों को पुनः खोलने का आदेश दिया। पश्चिम से पूर्व जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई। लुटेरों और असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई हुई। व्यापारियों को संदेश दिया गया कि राज्य उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। धीरे धीरे ऊंटों और घोड़ों की आवाजें फिर से मार्गों पर सुनाई देने लगी। ये केवल व्यापार की वापसी नहीं थी, ये विश्वास की वापसी थी। इसी वर्ष नागभट्ट प्रथम ने कर व्यवस्था में भी बदलाव किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि युद्ध का बोझ जनता पर डालना आसान है, पर गलत है। ईस्वी सन 738 से 739 के बीच कर संग्रह को सरल बनाया गया। अनावश्यक कठोरता हटाई गई। उनका उद्देश्य धन बढ़ाना नहीं, व्यवस्था को संतुलित करना था। जनता ने पहली बार अनुभव किया कि उनका राजा केवल सीमाओं का नहीं, उनके जीवन का भी रक्षक है। ईस्वी सन 739 के आसपास नागभट्ट प्रथम ने राज्य के भीतर यात्राएं आरंभ की। वे महल में बैठकर शासन नहीं करना चाहते थे। वे गांवों में गए, खेतों में गए और उन स्थानों पर गए जहां युद्ध का भय सबसे अधिक था। वे लोगों से बोले नहीं, अधिकतर सुना। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी रात में आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। युद्ध उनके मन में जीवित था। इन यात्राओं में नागभट्ट प्रथम ने एक बात समझी कि शांति केवल घोषणा से नहीं आती, शांति समय लेती है। उन्होंने जनता को आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने उपस्थिति दी। वे वही खड़े रहे जहां भय था। यही उपस्थिति धीरे धीरे भय को कम करने लगी। इसी समय अन्य शासकों की दृष्टि भी नागभट्ट प्रथम की ओर जाने लगी। ईस्वी सन 740 के आसपास कई छोटे शासकों ने उनसे संवाद बढ़ाया। वे उन्हें केवल प्रतिहार राजा के रूप में नहीं, बल्कि पश्चिमी भारत की स्थिरता के केंद्र के रूप में देखने लगे थे। कुछ खुले रूप से सामने नहीं आए, पर संकट के समय उनका झुकाव स्पष्ट था। नागभट्ट प्रथम ने इस स्थिति का उपयोग किया, पर दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने किसी पर प्रभुत्व नहीं थोपा। उन्होंने केवल ये कहा कि बाहरी खतरे का सामना अलग अलग होकर नहीं किया जा सकता। ये विचार धीरे धीरे एक मौन समझ में बदल गया। ये कोई लिखित संधि नहीं थी, पर इसका प्रभाव गहरा था। ईस्वी सन 740 से 741 के बीच नागभट्ट प्रथम ने किलों के आसपास की बस्तियों को फिर से बसाने का आदेश दिया। युद्ध के समय जो क्षेत्र खाली कराए गए थे, वहां जीवन लौटाने का प्रयास किया गया। उनका मानना था कि निर्जन सीमा सबसे कमजोर सीमा होती है। जब तक वहां जीवन है, तब तक वहां रक्षा भी है। इस काल में नागभट्ट प्रथम का व्यक्तित्व और स्पष्ट होता गया। वे कठोर थे, पर निर्दयी नहीं। वे अनुशासन प्रिय थे, पर अहंकारी नहीं। सभा में वे कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो निर्णय अंतिम होता था। उनके निर्णयों में जल्दबाजी नहीं थी।
उनमें अनुभव की गहराई थी। ईस्वी सन 742 तक आते आते प्रतिहार राज्य में एक स्थिर लय दिखाई देने लगी। अरब पक्ष की ओर से कोई नया बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। ये संयोग नहीं था, ये उस संदेश का परिणाम था जो ईस्वी सन 736 में दे दिया गया था कि ये भूमि सरल नहीं है। पर नागभट्ट प्रथम जानते थे कि इतिहास में सबसे बड़ा भ्रम स्थायी शांति का होता है। उन्होंने सतर्कता कम नहीं की। वे ये समझ चुके थे कि युद्ध जीतना एक घटना है, पर शांति बनाए रखना एक प्रक्रिया है। इसी विचार के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां नागभट्ट प्रथम केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को देखने लगते हैं। अगला अध्याय उस समय को सामने लाएगा जब वे सत्ता के आगे नहीं, पीछे खड़े होने का साहस करते हैं और अपनी विरासत की तैयारी करते हैं। अध्याय 5। ईस्वी सन 745 के बाद का समय नागभट्ट प्रथम के जीवन में सबसे शांत दिखने वाला, पर भीतर से सबसे अशांत काल था। सीमाओं पर अब तलवारों की आवाज नहीं आती थी। चौकियां सजग थी, पर युद्ध की पदचाप थम चुकी थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि उनका सबसे कठिन कार्य पूरा हो चुका है, पर नागभट्ट जानते थे कि किसी भी राज्य के लिए सबसे कठिन प्रश्न युद्ध के बाद पैदा होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध देखे थे, पर अब जो संघर्ष सामने था वो किसी शत्रु से नहीं था। वो संघर्ष समय से था, वो संघर्ष स्वयं से था। नागभट्ट प्रथम ये अनुभव करने लगे थे कि सत्ता का बोझ अब उनके शरीर से अधिक उनके मन पर है। वर्षों तक सतर्क रहने की आदत अब भी उनके भीतर जीवित थी। वे रात में उठकर ये देखने लगते थे कि कहीं कोई संदेश तो नहीं आया। फिर उन्हें स्मरण होता कि अब वो समय पीछे छूट चुका है। यही स्मरण उन्हें भीतर से खाली करता था। ईस्वी सन 745 से 746 के बीच उन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया कि अब राज्य की सबसे बड़ी आवश्यकता युद्ध नहीं, निरंतरता है। वे जानते थे कि यदि उनके बाद नेतृत्व कमजोर हुआ तो शत्रु को दोबारा अवसर मिल सकता है। इसलिए उत्तराधिकारी की तैयारी उनके लिए एक प्रशासनिक कार्य नहीं, जीवन का अंतिम कर्तव्य बन गई। इस तैयारी की प्रक्रिया उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं होने दी। न कोई सभा, न कोई घोषणा। उनका मानना था कि सच्ची शक्ति को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने अपने संभावित उत्तराधिकारी को धीरे धीरे दरबार के भीतर लाना शुरू किया। पहले केवल सुनने के लिए, फिर मामलों को समझने के लिए, और अंत में निर्णय के परिणाम देखने के लिए। नागभट्ट प्रथम जानबूझकर उसे ऐसे विषयों पर बैठाते थे जहां समाधान सरल नहीं होते थे। वे देखते थे कि वो असमंजस में कैसा व्यवहार करता है। क्या वो जल्दबाजी करता है या प्रतीक्षा करता है? क्या वो सबको प्रसन्न करने का प्रयास करता है या सही निर्णय लेने का साहस दिखाता है? इसी काल में नागभट्ट प्रथम ने मंत्रियों की भी परीक्षा ली। वे कभी कभी मौन रह जाते थे और देखते थे कि उनके बिना सभा कैसे चलती है। ये उनके लिए सबसे कठिन अभ्यास था। जीवन भर जिसने निर्णय लिए हों, उसके लिए मौन रखना अत्यंत कठिन होता है। पर नागभट्ट ने यह किया क्योंकि वे जानना चाहते थे कि व्यवस्था व्यक्ति पर निर्भर है या सिद्धांत पर। ईस्वी सन 748 के आसपास उन्होंने ये अनुभव किया कि कुछ निर्णय अब उनके बिना भी लिए जा सकते हैं। ये अनुभव उन्हें संतोष देता था, पर एक अजीब सा खालीपन भी, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी उपयोगिता को स्वयं कम होते देखता है तो उसे अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठने लगते हैं। इसी समय नागभट्ट के भीतर जीवन के अर्थ पर विचार गहराने लगे। उन्होंने स्वयं से पूछा कि क्या उनका जीवन केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित था। फिर उन्हें स्मरण आया कि उन्होंने केवल भूमि नहीं बचाई, उन्होंने समय खरीदा था, आने वाली पीढ़ियों के लिए समय। ईस्वी सन 749 से 750 के बीच नागभट्ट प्रथम ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप से बांटना शुरू किया। उन्होंने ये कार्य चरणों में किया। पहले न्याय से जुड़े विषय, फिर कर और अंत में सैन्य निगरानी। हर चरण के बाद वे प्रतीक्षा करते थे
और देखते थे कि व्यवस्था संतुलित रहती है या नहीं। इस काल में उन्होंने कई बार ऐसे निर्णय देखे जिनसे वे पूरी तरह सहमत नहीं थे, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने स्वयं से कहा कि यदि हर निर्णय मैं ही सुधारूंगा तो व्यवस्था कभी स्वतंत्र नहीं होगी। ये संयम उनके जीवन का सबसे कठिन तप था। ईस्वी सन 751 के आसपास उनके स्वास्थ्य में गिरावट स्पष्ट होने लगी। लंबे समय तक बैठना कठिन हो गया, यात्राएं थका देती थी, पर उनका मन अब भी राज्य के साथ जुड़ा हुआ था। वे समझ चुके थे कि शरीर का कमजोर होना स्वाभाविक है, पर विवेक को कमजोर नहीं होना चाहिए। इसी समय उन्होंने अपने उत्तराधिकारी से एक लंबा संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी आक्रमण नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु होता है अहंकार। जब राजा स्वयं को राज्य समझने लगता है, तब पतन आरंभ हो जाता है। यह संवाद किसी ग्रंथ का उपदेश नहीं था, ये अनुभव का निष्कर्ष था। ईस्वी सन 753 के आसपास नागभट्ट प्रथम ने स्वयं को लगभग पूरी तरह सक्रिय सत्ता से अलग कर लिया। वे सभा में कम दिखाई देते थे, पर जब कोई कठिन निर्णय आता तो लोग स्वयं उनकी ओर देखते थे। ये आदत उन्होंने नहीं बनाई थी, ये विश्वास था जो वर्षों में बना था। इसी काल में उन्होंने एक बार कहा कि राजा का सबसे बड़ा गुण ये नहीं कि वो हर जगह दिखे, बल्कि ये है कि उसके न होने पर भी राज्य चलता रहे। ये वाक्य उनके पूरे जीवन का सार था। ईस्वी सन 755 तक आते आते नागभट्ट प्रथम ने भीतर से ये स्वीकार कर लिया कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने युद्ध नहीं छोड़ा था, उन्होंने उसे समय पर रोक दिया था। उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी थी, उन्होंने उसे सुरक्षित हाथों में सौंप दिया था। ये अध्याय यही समाप्त होता है, क्योंकि अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां जीवन अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ता है। अगला अध्याय उस क्षण का होगा जब एक व्यक्ति विदा होता है, पर एक परंपरा शेष रह जाती है। अध्याय 6, ईस्वी सन 755 के बाद का समय। ये वो काल था जब नागभट्ट प्रथम अब शासन के केंद्र में दिखाई नहीं देते थे, पर राज्य के हर निर्णय में उनकी छाया उपस्थित रहती थी। वे अब युद्ध की तैयारी नहीं करते थे, पर समय को पढ़ते थे। वे अब आदेश नहीं देते थे, पर दिशा अब भी उन्हीं से निकलती थी। ये अवस्था किसी भी शासक के लिए सबसे कठिन होती है, जब सत्ता हाथ में नहीं होती, पर उत्तरदायित्व भीतर जीवित रहता है। नागभट्ट प्रथम ने अपने जीवन में शांति को बहुत करीब से देखा था, पर उसे कभी स्थायी नहीं माना। वे जानते थे कि इतिहास में स्थायी केवल परिवर्तन होता है, इसलिए उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में स्वयं को स्मृतियों में नहीं डुबोया। वे भविष्य की ओर देखते रहे। ये भविष्य उनके लिए व्यक्तिगत नहीं था, ये उस भूमि का भविष्य था जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया था। इस काल में उनका जीवन अत्यंत सादा हो गया था। वे बहुत कम बोलते थे, जब बोलते थे तो किसी निष्कर्ष की तरह बोलते थे। उनके शब्दों में न तो उत्साह होता था, न भय, केवल अनुभव होता था। वे अक्सर मौन में बैठकर दरबार की कार्यवाही सुनते थे। कभी कभी कोई मंत्री उनकी ओर देखता, मानो अनुमति चाहता हो। नागभट्ट केवल सिर हिलाते थे, यही संकेत पर्याप्त होता था। ईस्वी सन 756 से 758 के बीच उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। शरीर थकने लगा था, लंबी बैठकों में पीड़ा होती थी, यात्राएं अब संभव नहीं थी, पर उनका मन अब भी चौकन्ना था। वे समाचार सुनते थे, सीमाओं की रिपोर्ट लेते थे, हर सूचना को ध्यान से सुनते और फिर मौन हो जाते। ये मौन असमंजस का नहीं था, ये स्वीकार का मौन था। इसी काल में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी और निकट सहयोगियों से कई बार कहा कि राज्य की रक्षा केवल दीवारों और सेनाओं से नहीं होती, राज्य की रक्षा स्मृति से होती है। यदि लोग ये भूल जाए कि संकट कैसे टला था, तो वही संकट दोबारा लौट आता है। ये बात उन्होंने किसी भाषण में नहीं कही, ये व्यक्तिगत संवादों में कही गई सीख थी। ईस्वी सन 759 के आसपास
नागभट्ट प्रथम को यह स्पष्ट आभास होने लगा कि उनका समय सीमित है। उन्होंने मृत्यु को कभी शत्रु की तरह नहीं देखा। उनके लिए मृत्यु एक सीमा थी, ठीक वैसे ही जैसे राज्य की सीमाएं होती है। जब सीमा पूरी हो जाए तो आगे बढ़ना अनुचित होता है। उन्होंने इस सत्य को शांति से स्वीकार किया। इस स्वीकार के साथ उनके भीतर एक गहरा संतोष भी जन्मा। उन्होंने देखा कि राज्य चलता है, निर्णय लिए जाते हैं, सीमाएं सुरक्षित है, लोगों के जीवन में स्थिरता है। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने युद्ध नहीं छोड़ा था, उन्होंने युद्ध को अनावश्यक होने से रोका था। इसी समय उन्होंने अपने उत्तराधिकारी से अंतिम बार एक बात कही। उन्होंने कहा कि इतिहास तुम्हें न्याय नहीं देगा, इतिहास केवल परिणाम देखेगा। इसलिए अपने निर्णयों को लोकप्रियता से नहीं, परिणाम से मापना। ये वाक्य किसी शिलालेख पर नहीं लिखा गया, पर यह आने वाले समय की नीति बन गया। ईस्वी सन 760 के आसपास नागभट्ट प्रथम का देहांत हुआ, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। उनका देहांत किसी उत्सव या शोक प्रदर्शन के साथ नहीं जुड़ा। वो शांत था, ठीक वैसा ही जैसा उनका जीवन बन चुका था। कोई विशाल समाधि नहीं बनी, कोई भव्य घोषणा नहीं हुई, पर एक युग समाप्त हो गया। उनके जाने के बाद भी राज्य में कोई अचानक उथल पुथल नहीं हुई। ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण था कि नागभट्ट प्रथम ने व्यक्ति नहीं, व्यवस्था बनाई थी। उनके बाद प्रतिहार सत्ता आगे बढ़ी। आने वाले दशकों में वो उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बनी। ये विस्तार तलवार से नहीं, उस नींव से हुआ जो नागभट्ट ने रखी थी। इतिहास में कई विजेता हुए जिनके नाम बड़े अक्षरों में लिखे गए, पर कुछ ऐसे भी हुए जिनके नाम सीमाओं की तरह होते हैं। वे दिखते नहीं, पर बिना उनके सब कुछ टूट जाता है। नागभट्ट प्रथम ऐसे ही नायक थे। उन्होंने इतिहास को बदलने का दावा नहीं किया, उन्होंने केवल इतिहास को गिरने से रोका। आज जब हम उनके जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका योगदान केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। उनका योगदान मानसिक था। उन्होंने ये विश्वास दिया कि संगठित होकर प्रतिरोध संभव है, कि धैर्य भी एक शस्त्र हो सकता है, कि सही समय पर पीछे हटना भी विजय का ही एक रूप है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर नायक मंच पर नहीं आता। कुछ नायक पर्दे के पीछे रहते हैं, पर पूरी कथा उन्हीं के कारण आगे बढ़ती है। नागभट्ट प्रथम ने यही भूमिका निभाई। यही इस जीवन यात्रा का अंत है। एक साधारण जन्म से शुरू होकर एक दीर्घकालीन विरासत पर समाप्त होने वाली यात्रा। ईस्वी सन 760 के आसपास नागभट्ट प्रथम का देहांत हो चुका था, पर उनकी उपस्थिति समाप्त नहीं हुई थी। राज्य के हर निर्णय में, हर सीमा की निगरानी में और हर सभा के मौन में उनका प्रभाव जीवित था। ये वही स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति शरीर से विदा हो जाता है पर व्यवस्था में समा जाता है। प्रतिहार राज्य इस समय एक ऐसे मोड़ पर था जहां हर कदम ये तय करता था कि नागभट्ट की बनाई नींव टिकेगी या बिखर जाएगी। उनके देहांत के तुरंत बाद कोई अशांति नहीं फैली। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इतिहास गवाह है कि शक्तिशाली राजाओं के बाद अक्सर सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण स्पष्ट था। नागभट्ट प्रथम ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सत्ता नहीं, प्रणाली तैयार की थी। शासन व्यक्ति पर नहीं, नियम पर आधारित हो चुका था। ईस्वी सन 760 से 762 के बीच प्रतिहार दरबार में एक गहरी गंभीरता देखी गई। हर मंत्री, हर सेनानायक ये जानता था कि अब कोई भी निर्णय केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि नागभट्ट की विरासत के लिए भी होगा। लोग आपस में धीमी आवाज में कहते थे कि राजा तो चले गए, पर उनकी आंखें अब भी हमें देख रही हैं। ये भय नहीं था, ये जिम्मेदारी थी। सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए यह समय भावनात्मक रूप से कठिन था। कई सैनिक ऐसे थे जिन्होंने नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में अपना पूरा जीवन बिताया था। वे उन्हें केवल राजा नहीं, दिशा मानते थे।
ईस्वी सन 761 में जब पश्चिमी चौकियों पर पहली बार नागभट्ट के बिना निरीक्षण हुआ तो कई सैनिकों की आंखें भर आईं। पर व्यवस्था में कोई ढील नहीं आई। यही नागभट्ट की सबसे बड़ी जीत थी। जनता के बीच भी एक अलग प्रकार का मौन था। गांवों में लोग नागभट्ट का नाम लेते समय आज भी वर्तमान काल का प्रयोग करते थे। वे कहते थे, राजा देख रहे हैं। ये आस्था नहीं थी, ये स्मृति थी। ईस्वी सन 762 के आसपास कई स्थानों पर लोगों ने अपने बच्चों का नाम नागभट्ट रखना शुरू किया। ये इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, पर लोक स्मृति में दर्ज है। इसी समय इतिहासकारों और लेखकों ने पहली बार पीछे मुड़कर उस काल को देखना शुरू किया जब अरब आक्रमण भारत के पश्चिमी द्वार पर रुके थे। उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यदि ईस्वी सन 735 और 736 में प्रतिरोध न हुआ होता तो उत्तर भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना पूरी तरह बदल सकती थी। ये केवल सैन्य विजय नहीं थी, ये समय की दिशा मोड़ने वाला क्षण था। प्रतिहार वंश के आगे बढ़ने के साथ साथ नागभट्ट प्रथम की छाया भी आगे बढ़ती रही। आने वाले शासकों ने युद्ध जीते, क्षेत्र बढ़ाए, पर जब भी सीमाओं की बात आई, नागभट्ट का नाम मौन में लिया गया। वे उस मूल पत्थर की तरह थे जिस पर पूरी इमारत खड़ी थी, पर जिसे कोई रोज नहीं देखता। ईस्वी सन 765 के बाद अरब इतिहास में भी भारत की ओर बढ़ने की आकांक्षा धीमी पड़ जाती है। ये संयोग नहीं था, ये उस मानसिक पराजय का परिणाम था जो नागभट्ट प्रथम ने दी थी। तलवारें टूट सकती हैं, पर आत्मविश्वास टूट जाए तो साम्राज्य रुक जाता है। नागभट्ट प्रथम का सबसे बड़ा योगदान ये नहीं था कि उन्होंने युद्ध जीता। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने भारत को ये विश्वास दिया कि संगठित होकर प्रतिरोध संभव है। उनके बाद आने वाले राजाओं ने इसी विश्वास पर आगे की लड़ाइयां लड़ी। आज जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नागभट्ट प्रथम कोई चमकदार नायक नहीं थे। वे वो नायक थे जिनकी अनुपस्थिति में भी व्यवस्था चलती रहे। उन्होंने इतिहास को ये सिखाया कि सबसे मजबूत दीवार वही होती है जो दिखाई नहीं देती पर हर आघात रोक लेती है। यही कारण है कि नागभट्ट प्रथम की जीवनी केवल अतीत की कथा नहीं है, ये भविष्य के लिए चेतावनी है। जब भी कोई समाज अपने रक्षकों को भूलने लगता है, उसकी सीमाएं कमजोर होने लगती है। अब ये कहानी पूर्ण होती है। एक बालक से लेकर एक दीवार तक की यात्रा, एक व्यक्ति से लेकर एक व्यवस्था तक का सफर। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। यदि नागभट्ट प्रथम की ये जीवनी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, यदि इस कहानी ने आपको भारत के उन मौन नायकों की याद दिलाई हो जिनके कारण इतिहास सुरक्षित रहा, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहन, तथ्य आधारित और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस लंबी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए नायक के साथ। धन्यवाद।